निम्नलिखित था कि स्त्री पुरुष के जो लक्षण है निम्नलिखित विधि के द्वारा उसमें अंतर देखा जाता है। कौन कौन से है इसमें हम लोग देखते हैं। नंबर 1, स्त्री पुरुष का निर्माण गैर अलगाव के कारण दो प्रकार के कोरक खंड के या ब्लास्टोमर के बनने से होता है। कहा जाता है कि जो स्त्री पुरुष जो लक्षण होता है यह गैर अलगाव के कारण दो प्रकार के कोरल खंड के बनने से होता है। दोनों कोरक क्या थे खंड में एक्स गुणसूत्र की संख्या भिन्न होती है। कहा जाता है कि इसके दो कोरक खंड होते हैं उसमें जो एक्स गुणसूत्रों की संख्या होती है यह अलग अलग होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 2n+x गुणसूत्र द्वारा नर भाग तथा 2n+XX गुणसूत्र द्वारा मादा भाग का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्त्री पुरुष का बनना यह सिद्ध करता है कि लिंग निर्धारण के लिए एक्स गुणसूत्रों की संख्या उत्तरदायी होती है। कहा जाए देखिए सिंपल सच में कहा जा रहा है कि जो एक्स गुणसूत्र होते हैं इसी की संख्या की भिन्नता इसी संख्या के मादा का निर्माण यानी संख्या की उत्तराधिकारी अधिक होती है किसमें लिंग के निर्धारण करने में जिसमें स्त्री पुरुष दोनों की मात्रा पाई जाती है। अभी आपको इसमें बताया गया था कि स्त्री पुरुष में देखा गया था कि जो ड्रोसोफिला के अंतर्गत जो स्त्री मक्खी होती है ये ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण पाए गए थे। अब आगे हम देखते हैं कि पादपों में लिंग का निर्धारण कहता है कि पादपों में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण किया जाता है। देखिए पादपों में लिंग का निर्धारण कहा जाता है कि देखिए क्या है कि अधिकांश पादप एकलिंगी होते हैं अतः इनमें लिंग निर्धारण के मुख्यतः यक्ष गुणसूत्र होते हैं। कहा जाता है कि जो अधिकांश पादप होते हैं वह एकलिंगी होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें एक ही लिंग मौजूद होते हैं वह एकलिंगी होते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग मौजूद होते हैं उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो जो सरसों का पौधा होता है उसमें दोनों द्विलिंगी होता है क्योंकि इसमें नर व मादा स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं इसलिए वो द्विलिंगी होता है। बाकी अधिक से अधिक पुष्प कैसे होते हैं एकलिंगी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही लिंग मौजूद होती है या नर होगा या तो मादा होगा। कहा जाता है कि इसमें वोक्सीनिया क्या कोक्सीनिया तथा मेलेंडियम में एक्स एक्स तथा एक्स वाई गुणसूत्र का एक्स एक्स तथा एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है जिसमें नर में एक्स वाई गुणसूत्र तथा मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहा जाता है इसमें कैंक्सिनिया तथा मेलेंडियस में एक्स एक्स तथा एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है जिसमें नर में एक्स वाई गुणसूत्र तथा मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। लौकी कुल के सदस्य कोक्सिनिया में चाहे कितने भी यक्ष गुणसूत्र हो यह नर पादप का विकास तभी होता है जब वायु गुणसूत्र होते हैं। कहा जाता है कि पादप कोशिकाओं में जब वायु गुणसूत्र उपस्थित होते हैं तभी जाकर पादप का विकास होता है जिसमें उसमें किसका देखिए एक्स गुणसूत्र में नर पादप का विकास तभी होता है जब उसमें वाई गुणसूत्र होते हैं। नहीं तो अगर जब वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो वहां पे नर पादप का विकास नहीं हो पाता। इसी प्रकार के परिणाम एच ई वाम एच आई वी वाम को मेलेंडियम पादप पर मिले। कहा जाता है कि इनकी खोज कौन एच ई वाम नामक वैज्ञानिक ने मेलेंडियम पादप पर ऐसे लक्षण देखने को उनको मिले थे। अब इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के पादपों के उसके लिंग निर्धारण किए गए का लक्षण इसमें देखिए कि सिंपल से इसमें देखा जा रहा है कि गुणसूत्र संगठन व लिंग का निर्धारण किस प्रकार से किया जा रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 2a+XX कहा जाता है कि मादा का देखिए जहां जहां पे आपको XX मिलेंगे वो मादा को दर्शा जहां पर वाई क्रोमोसोम मिला वही हमारा नर को दर्शाता है। देखिए XX देखिए वाई आ गया नर हो गया एक्स है मादा XX है देखिए यहाँ पर भी वाई है ये नर। तो जहाँ पे वाई क्रोमोसोम होगा वहां पर नर का निर्धारण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि पारगम या जीन विनिमय क्या होता है। देखिए जीन विनिमय क्या होता है देखिए कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर या जीन एक्सचेंज कहा जाता है या इसी को
पारगमन कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि अनेक कहा जाता है कि अनेक संकरण प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो गया है कि संलग्न जीन भी वंशागति के समय एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। कहा जाता है कि संलग्न जीन, ऐसे जीन जो एक दूसरे से संलग्न होते हैं, उसमें वंशागति के समय एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था प्रथम या प्रोफेज फर्स्ट की पैक्टिन प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए अर्ध गुणसूत्रों के बीच या एक से अधिक खंडों के आदान प्रदान होने से संलग्न जीन भी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब प्रोफेज फर्स्ट में या पूर्वावस्था प्रथम स्टेज में आते हैं तो वहाँ पर समजात गुणसूत्र होते हैं जो परस्पर एक दूसरे से अर्ध गुणसूत्रों के बीच में एक या एक से अधिक खंडों के आदान प्रदान से होने से संलग्न जीन भी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो इन खंडों के एक आदान प्रदान को ही पारगमन या जीन विनिमय कहते हैं। इसके फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजन डीएनए बन जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार से बने डीएनए जो आदान प्रदान से पृथक हो जाते हैं उसे जीन विनिमय कहते हैं। इसके फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्योजन डीएनए बन जाता है। इससे अगली पीढ़ी के संतानों में नर लक्षण उत्पन्न होती हैं जिन्हें पुनर्संयोजी लक्षण कहा जाता है। कहा जा रहा है कि डीएनए कौन से अगली पीढ़ी की संतानों में नर लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पुनर्संयोजन लक्षण कहे जाते हैं। सिंपल सा शब्द है कि समजात गुणसूत्रों का डीएनए समजात पुनर्संयोजन डीएनए बना लेता है जिसे ये अगली पीढ़ी की संतानों में नई लक्षण उत्पन्न कर देता है जिसे पुनर्संयोजी लक्षण कहा जाता है। ये सन 1900 देखिए क्या सन 1909 में जेनसन ने 1909 में जेनसन ने अर्धसूत्र विभाजन की पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट में कियाज्मा निर्माण की प्रक्रिया को देखा। कहा जाता है कि मॉर्गन ने सन 1910 में अपने प्रयोग के दौरान देखा कि कियाज्मा निर्माण ही जीन विनिमय की क्रिया को आगे बढ़ाता है। कहा जाता है कि कियाज्मा निर्माण की ये जो निर्माण की प्रक्रिया होती है कियाज्मा निर्माण कहलाता है। निर्माण की प्रक्रिया ही जीन विनिमय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इसके बाद यह मान लिया गया है कि समजात गुणसूत्रों की अर्ध गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है। कहा जा रहा है कि इसके समजात गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए निर्माण के आदान प्रदान होता है। अब कहा जाता है कि कियाज्मा निर्माण क्या होता है। देखिए कियाज्मा निर्माण शब्द का मतलब यहाँ पर है कि देखिए कहा जाता है कि जैसे ही कियाज्मा शब्द का हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कियाज्मा शब्द क्या होता है। देखिए कियाज्मा शब्द कहा जाता है जिस बिंदु पर कहा जाता है कि जिस बिंदु पर क्या किया जाता है जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर क्या जाता है जहां जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर किया जाता है इसी प्रक्रिया को कहा जाता है कियाज्मा निर्माण या कियाज्मा प्रक्रिया कहा जाता है। अब कहा जाता है कि देखिए ये जो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर कियाज्मा का निर्माण होता है। यही कियाज्मा का निर्माण की प्रक्रिया ही क्या करता है जीन विनिमय की प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखा जाता है कि जीन विनिमय के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। इसके लक्षण का देखिए उदाहरण कहाँ पे इसको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या जीन विनिमय के उदाहरण क्या है। नंबर 1 जीन विनिमय के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है जिसमें कहा जाता है कि खाद्यान्न मटर में इसके लक्षण विनिमय के देखा जाता है। तो इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि
जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, कहा जाता है कि इसके बारे में समझा जाता है कि पहले हम पढ़ चुके हैं, जब मटर के समयुग्मजी, कहा जाता है कि जब मटर के समयुग्मजी नीले पुष्प के नीले पुष्प व लंबे परागकण वाले पादप का संगठन लाल पुष्प व गोल परागकण वाले पादप के मध्य कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण में F2 पीढ़ी में केवल नीले पुष्प तथा गोल परागकण तथा लाल पुष्प तथा लंबे परागकण या नर पुनर्संयोजन प्राप्त होते हैं, जो दो पैतृकों से अलग हो जाते हैं। ऐसे जीन विनिमय के कारण होता है। कहा जाता है कि उद्यान मटर का प्रयोग कौन किया था? मेंडल, कौन का? ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने किए थे, और उन्हीं उद्यान मटरों पर उन्होंने आनुवंशिकता का वर्णन किए थे। अब कहा जाता है कि इसके बारे में, इसके पहले कहा जा रहा है कि पढ़ चुके हैं कि इसमें कहा जाता है कि समजाति युग्मन जिसमें होते हैं नीले पुष्प व लाल परागकण, कहा जाता है नीले पुष्प व लाल परागकण। परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, और पराग कोशिकाएं क्या होती है, पर परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, इसके ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, जाकर वहां पर देख सकते हैं। या पर परागण की क्रिया या पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के ऊपर वीडियो अपलोड है, जहां पर आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को देखकर वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ड्रोसोफिला में जीन विनिमय, क्या कहा जाता है कि ड्रोसोफिला में जीन विनिमय क्या होता है। देखिए, अभी इसके पहले ड्रोसोफिला में बताया गया था कि देखिए अब क्या है, ड्रोसोफिला में जीन विनिमय क्या होता है कि जब समान रंग के शरीर और समान पंखों वाली ड्रोसोफिला का काले रंग के शरीर और अवशेष पंखा देखिए अवशेष पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी मक्खियां सामान्य रंग के शरीर और समान पंखे वाली थी। कहा जाता है कि जब पहली पीढ़ी में ड्रोसोफिला के देखा जाता है तो सभी मक्खियां समान रंग के शरीर और समान पंखों वाली थी, जबकि इसकी प्रथम पीढ़ी को ड्रोसोफिला का काले रंग का शरीर और अवशोषी पंखों वाली के साथ परीक्षार्थ संकरण कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी में चार प्रकार की संततियां निम्न अनुपात से प्राप्त होती है। जैसे कहा जाता है कि सामान्य शरीर समान पंख 46%, काला शरीर अवशेषी पंख 37%, सामान्य शरीर अवशेषी अंग 8% होते हैं। इसमें से कहा जाता है कि जो पैतृक लक्षण होते हैं ये 83% होते हैं, लेकिन 17% लक्षण कैसे होते हैं, ये पुनर्संयोजन वाले लक्षण होते हैं। यहाँ पर 17% पुनर्संयोजन लक्षणों का विकास जीन विनिमय के कारण होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो 17% पुनर्संयोजन लक्षणों का विकास होता है, यह जीन विनिमय के कारण होता रहता है। तो इस क्रिया को कहा जाता है जीन विनिमय के मुख्य रूप से उदाहरण उद्यान मटर में जीन विनिमय तथा ड्रोसोफिला में जीन विनिमय का स्थान। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीन विनिमय के प्रकार, जीन विनिमय के दो प्रकार होते हैं, कौन से हैं। नंबर एक, इसमें आपका बताया जा रहा है कि कायिक या सूत्री जीन विनिमय, दूसरा कार्य लैंगिक या अर्धसूत्री जीन विनिमय होता है। अब इसमें देखा जाता है कि कायिक जीन विनिमय क्या होता है। कायिक जीन विनिमय में देखा जाता है या सोमैटिक या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, यह विभिन्न जंतुओं की दैहिक कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं की दैहिक कोशिका में पाए जाने वाला जीन विनिमय है, जो कोशिका के सूत्री विभाजन के दौरान होता है। कहा जाता है कि ये सूत्री, इसके पहले प्रावस्था में क्या था, अर्धसूत्री था, लेकिन इसमें क्या था, इसमें क्या हो रहा है, सूत्री विभाजन के दौरान होता है। तो कहा जाता है कि जो कायिक या सूत्री जीवित जीन विनिमय होता है, इसमें सूत्री विभाजन के दौरान होता है तथा इसका कोई जननिक महत्व नहीं होता है। यह प्रक्रिया प्रकृति में बड़ी ही विरल होती है, ज्यादा रेयर किस्म होती है। इस प्रकार के जीन के विनिमय की खोज स्टर्न ने ड्रोसोफिला की दैहिक कोशिकाओं में की थी, जबकि कवक एस्परजिलस नोडुलेंस में इसकी खोज पोर्टेकार्वो ने की थी। कहा जाता है कि इसकी खोज पोर्टेकार्वो ने की थी। इसमें कहा जाता है कि नेक्स्ट है कि लैंगिक या अर्धसूत्री जीन विनिमय क्या होता है।
यह जननीय कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। यह जननी कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है जो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, कहा जाता है कि जो अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान पाई जाती है, यह समस्त जीवों में पाई जाती है, जिसका जननी महत्व भी बहुत अधिक होता है। कहा जाता है कि यह जननी महत्व इसका अधिक होता है। यह जननी कोशिका में होने वाली होती है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान होती है। देखिए, इसके पहले वाले में कायिक वाले में अभी बोला गया सूत्रीय विभाजन था, इसमें कैसा है, अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा प्रक्रिया संपन्न हो रही है। आगे देखिए क्या है, सामान्य कियाज्मा की संख्या के आधार पर ये निम्न तीन प्रकार होती है। अभी बताएगा कियाज्मा क्या होता है, आपको अभी बताएगा तो कियाज्मा क्या होता है, आप लोग बताइए। कहा जाएगा जिस बिंदु पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसे क्या कहा जाता है, कियाज्मा कहा जाता है। तो कहा जाता है इसकी संख्या के आधार पर ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से थे, अभी कियाज्मा क्या होता है, जहां पर क्रॉसिंग ओवर किया जाता है उसे कियाज्मा कहा जाता है। तो कहा जाता है एकल विनिमय, कहा जाता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जहां पर सिंगल एक जीन का क्या कि जहां पर केवल जीन जीन विनिमय के समान गुणसूत्रों में संपूर्ण लंबाई में केवल एक कियाज्मा बनते हैं उसे एकल विनिमय कहा जाता है। अर्थात यह समजात गुणसूत्रों के कि क्रोमैटिन केवल एक स्थान पर टूटे होते हैं जिसे ये पुनः जुड़ जाते हैं। सिंपल सा, जिनमें एक एकल विनिमय का या जहां पर सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है उसे एक विनिमय कहा जाता है। एक किसमें हो जाता है, ये कियाज्मा के रूप में होता है। अब कहा जाता है कि द्वितीय विनिमय, जब जीन विनिमय के समय गुणसूत्र की पूरी लंबाई पर दो स्थानों पर कियाज्मा बनते हैं तब इसे द्विजीन विनिमय कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि गुणसूत्र दो बिंदुओं पर टूटते हैं और पुनः जुड़ते हैं। तीसरा क्या है कि बहु विनिमय कहा जाता है कि जब गुणसूत्र की संपूर्ण लंबाई में दो से अधिक कियाज्मा बनते हैं तब इसे बिंदु विनिमय कहते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि जब क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है तो उससे बनने वाले इससे जब गुणसूत्रों की संपूर्ण लंबाई में दो या दो से अधिक कियाज्मा बनते हैं या दो से अधिक क्रॉसिंग ओवर होते हैं तब इसे बहुविनिमय कहा जाता है। इसमें देखिए चित्र के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार से द्विजीन विनिमय होते हैं। तो इसमें देखिए दो जीन होते हैं, एक दूसरे से कोलैप्स कर जाते हैं। देखिए एक दूसरे से क्या जाते हैं, ये इसके जीन विनिमय है और इसके जीन में अब देखिए ये जो दूसरा वाला जीन विनिमय होता है एक दूसरे से क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स कर तो यहाँ पर दो जीन बनते हैं तो इसीलिए कहा जाता है द्विजीन विनिमय कहा जाता है। यहाँ पर बहु जीन देखिए एक दूसरे से क्या, देखिए एक दूसरे को कई खंडों में मिलकर बने होते हैं, देखिए इसलिए इसे कहा जाता है द्विविनिमय, क्या बहु विनिमय कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब आगे क्या, देखिए जीन विनिमय की विशेषताएं क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि विशेषताएं इसके कौन कौन से होते हैं। देखिए नंबर एक, जीन विनिमय की निम्न विशेषताएं होती है। नंबर एक ही गुणसूत्र के दो अर्ध गुणसूत्रों में जीन विनिमय की प्रक्रियाएं होती है। चार अर्ध गुणसूत्रों में से केवल अंदर के दो अर्ध गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय होता है। शेष दो अर्ध गुणसूत्र अपरिपक्व होते हैं, क्या अपरिवर्तनीय होते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीन विनिमय की संभावना दूर स्थित जीन में अधिक होती है। कहा जाता है कि जीन विनिमय की संभावना दूर स्थित जीन में अधिक होती है। कहा जाता है कि जब दो जीन दूर दूर होते हैं तो उसमें जीन विनिमय की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीन विनिमय के को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए जीन विनिमय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। दूरी की बात किया जाता है तो दूरी के आधार पर जीन विनिमय की दर गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। कहा जाता है कि जब जीन विनिमय दूरी अधिक तो जीन विनिमय कम, जैसे दूरी कम वैसे देखिए एक दूसरे के समानुपाती के तत्व कहा कि जीन विनिमय की दर गुणसूत्रों की उपस्थिति की जीन के मध्य की दूरी के समानुपाती। दूरी अधिक तो जीन विनिमय अधिक, जब दूरी कम तो जीन विनिमय कम। अब कहा जा रहा है कि आयु के आधार पर कहा जा रहा है कि आयु बढ़ने पर जीन विनिमय की दर घटती। कहा जाता है कि एक दूसरे के विक्रमानुपाती होते हैं। तो कहा जाता है कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, देखिए आयु बढ़ेगी तो जीन विनिमय घटेगी। नेक्स्ट कहा जाता है कि ताप बढ़ने पर कियाज्मेटा का निर्माण की दर बढ़ जाती है। कहा जाता है कि जैसे तापमान बढ़ता है तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर की मात्रा अधिक हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि कियाज्मेटा के निर्माण की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि
स्थिति कैसे गुणसूत्रों के किनारों पर स्थित तीन जीन में से कहा जाता है कि गुणसूत्रों के किनारों पर स्थित जीन में जीन विनिमय की दर कम हो जाती है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एक्स किरणों के जीन विनिमय की दर बढ़ जाती है। कहा जाता है कि एक्स किरणें जीन विनिमय की दर को बढ़ा देती है। अब कहा जा रहा है कि इसके महत्व जीन विनिमय का महत्व क्या है, हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। देखिए जीन विनिमय का महत्व क्या है। नंबर एक, यह प्रणाली यह प्रमाण देते हैं कि एक गुणसूत्र पर जीन्स रेखा रूप में व्यवस्थित कहा जाता है कि इसके जीन विनिमय क्या महत्व की बात किया जाता है, तो यह प्रमाण देते हैं कि यह एक गुणसूत्र पर जीन रेखीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट का जरा कि यह गुणसूत्री मापन में सहायक होता है। जीन विनिमय का प्रकाशन दो जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती कहा जाता है कि जीन विनिमय का प्रकाशन प्रतिशत दो जीन्स के मध्य की दूरी के समानुपाती होती है। ये आपको बताया गया कि समानुपाती क्यों होती है। नेक्स्ट के यह आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारक है। यह आनुवंशिक विभाजन क्या अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के दौरान युग्मकों में आनुवंशिक लक्षणों से उत्पन्न होता है। इस घटना की उपयोगिता ब्रीडिंग कहा जाता है। इस घटना की उपयोगिता ब्रीडिंग एवं नई विकसित किस्म में पाई जाती है। संलग्न के अवांछित लक्षणों को ताप उपचार, एक्स किरण या रसायनों के प्रयोग द्वारा तोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के नए पुनर्संयोजन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीन विनिमय के कारण जीवों में नए गुणों के उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं होगी, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है कि मानव में देखिए 22 गुणसूत्र कौन ऑटोसोम के थे और एक गुणसूत्र कौन थे आपके। देखिए 22 संख्या में या तो दो क्या संख्या में एक्स और वाई गुणसूत्र हो जाएंगे तो 46 हो जाएंगे। यहाँ पर 22 स्त्री की और क्या 22 एक्स क्या कहते हैं वहाँ पर लिंग, ये क्या कहते हैं ऑटोसोम होते हैं और ये क्या हेट्रोसोम होते हैं। तो वो लिंग का निर्धारण करते हैं, ये पूरे शरीर की वाय संरचना का निर्माण करते हैं। इसमें से 22 एक्स और 22 वाई और इसमें से 22 एक्स और 22 वाई निकलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है या इसमें संकरण कराया जाता है। तो क्या 44 एक्स 44 एक्स तथा 44 एक्स वाई या 50% लड़की या 50% लड़की होने की संभावना होती है, या पुत्री और पुत्र होने की संभावना होती है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, जहां से आप लोग देखकर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से क्रॉस कराकर एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से एक माता पिता से एक जनक से संतति का निर्माण होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन क्या है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है। देखिए उत्परिवर्तन क्या है, शरीर के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया डीएनए तथा जीन में होने वाली रासायनिक परिवर्तन के द्वारा होती है। उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कहा जाता है कि अचानक से होने वाले यह क्रिया डीएनए तथा जीन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन के दौरान होता है। यह उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणसूत्री उत्परिवर्तन, क्या उत्परिवर्तन की बात किया जाता है गुणसूत्री होता है, दूसरा क्या संरचनात्मक होता है। अब गुणसूत्री कौन कौन से होते हैं देखिए इसके ऊपर हम लोग देखते हैं ध्यान से। गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहा जाता है गुणसूत्रों में उपस्थित जीनों के मध्य होने वाले उत्परिवर्तन को गुणसूत्री उत्परिवर्तन कहते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक संख्यात्मक गुणसूत्र में की बात किया जाता है उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या में जो उत्परिवर्तन होता है उसे संख्यात्मक गुणसूत्र कहा जाता है। गुणसूत्रों की संख्या में जो गुणसूत्र उत्पन्न होते हैं उसे संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। यह कहा जाता है कि जब गुणसूत्र के एक सेट में कमी आ जाती है तो उसे अगुणिता कहते हैं, या जब एक सेट की वृद्धि होती है तो इसे बहुगुणिता कहा जाता है। जब गुणसूत्रों की कहा जाता है, देखिए जब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कम होती है तो इसे अगुणिता कहा जाता है, जब इसमें गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है तो इसे बहुगुणिता कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संरचनात्मक गुणसूत्र क्या है कि गुणसूत्र की संरचना में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। कभी कभी इस परिवर्तन के कारण जीव की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से, अल्पता, गुणन, स्थानांतरण तथा
लोमीकरण होता है। इसके ऊपर देखिए शॉर्ट नोट्स में टिप्पणी आ जाता है कि आप लोग उत्परिवर्तन के बारे को समझाइए, तो आप लोग वहाँ पे स्पष्ट रूप से इसको समझा सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या दूसरा क्या है, जीन उत्परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन क्या है, तक देखिए कहा जाता है कि जीन म्यूटेशन ये डीएनए तथा आरएनए की होती है। कहा जाता है कि रासायनिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। इस उत्परिवर्तन से सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिस्थापन, कहा जाता है कि प्रतिस्थापन की क्रियाएं होती है। देखिए प्रतिस्थापन की क्रियाएं होती है, तो इसमें डीएनए श्रृंखला से एक या एक से अधिक क्षार युग्मक एक दूसरे कहा जाता है कि क्षार युग्मक से दूसरे क्षारक युग्मक बदल जाते हैं, जिसे प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसे प्रतिस्थापन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कहा जाता है इसमें एक प्यूरिन तथा दूसरा पिरिमिडिन के स्थान पर आ जाते हैं। कहा जाता है देखिए इसमें जैसे जीन उत्परिवर्तन की बात की जाती है, इसमें प्यूरिन तथा पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन देखिए एक प्यूरिन तथा एक पिरिमिडिन होता है। प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तथा थाइमिन पाया जाता है। तो प्यूरिन में इसमें कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, और पिरिमिडिन में क्या जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनते है। कहता है इस प्रकार के एक परिवर्तन में कहा जाता है कि इसमें एडेनिन के साथ ग्वानिन हो जाता है, ग्वानिन के साथ क्या हो जाता है, साइटोसिन हो जाता है। अब देखिए इसमें इसकी संरचना को हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्यूरिन पिरिमिडिन के स्थान पर जाता है। इस प्रकार से एक पिरिमिडिन दूसरी पिरिमिडिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कौन सा, एडेनिन किसके, देखिए एडेनिन ग्वानिन के साथ, और ग्वानिन एडेनिन के साथ क्या करता है, सिंगल बंध बनाता है। तो अब देखिए जब जैसे ही सिंगल बंध बनाता है, तो इस एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि दूसरे क्षारक कहा जाता है। देखिए दूसरा क्या है, प्रतिस्थापन। इससे प्यूरिन क्षार के जगह पर पिरिमिडिन क्षार तथा पिरिमिडिन क्षार के स्थान पर प्यूरिन, देखिए पिरिमिडिन क्या, ए पिरिमिडिन है, ए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर थाइमिन है। अब देखिए जैसे ही इसके देखा जाता है पिरिमिडिन क्षार के स्थान पर कहा जाता है कि पिरिमिडिन क्षार के स्थान पर आ जाता है क्या, थाइमिन किसके साथ आ जाता है, एडेनिन के साथ आ जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुप्रस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विलोपन विधि क्या जाती है कि देखिए विलोपन क्या है, देखिए इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में से एक या एक से अधिक क्षार बाहर निकल जाती है, जिसे विलोपन कहा जाता है। तीसरा क्या है, निवेशक। इसमें न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक या एक से अधिक क्षार जुड़ जाते हैं। अधिक क्षारों का जुड़ना निवेशक कहलाते हैं। नेक्स्ट कहा कि बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या होते हैं, देखिए पॉइंट म्यूटेशन कहा जाता है कि बिंदु उत्परिवर्तन, देखिए जीन उत्परिवर्तन जिसमें केवल नाइट्रोजन क्षारक का प्रतिस्थापन विलोपन या निवेश द्वारा होता है, इसे बिंदु परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट है कि सकल उत्परिवर्तन या ग्रॉस म्यूटेशन, ऐसी जीन उत्परिवर्तन जिसमें एक से अधिक क्षारक भाग लेते हैं, उसे सकल उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन क्या होते थे, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं, लेकिन हटाए गए न्यूक्लियोटाइड्स पुराने वाले अमीनो एसिड को ही कोड करते हैं, जिसके लक्षण में उत्परिवर्तन नहीं होता। कहा जाता है कि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड्स को हटाकर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देते हैं, लेकिन हटाए गए न्यूक्लियोटाइड्स पुराने वाले अमीनो अम्ल को ही कोडेड करते हैं, जिसके लक्षणों में उत्परिवर्तन नहीं होता है, जिसे फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती है, जीवों में अचानक उत्परिवर्तन होते रहते हैं। अब कहा जाता है कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। उत्परिवर्तन द्वारा नए गुण उत्पन्न होते हैं, जिसे नई जाति का विकास होता है। जो उत्परिवर्तन नए जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं वही वंशागत होते। कहा जाता है कि ऐसे उत्परिवर्तन जो जनन कोशिका में उत्पन्न होते हैं वही क्या वंशागत होते हैं। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अब देखिए क्या है, नेक्स्ट है कि लिंग संलग्न तथा लिंग संलग्न वंशागति क्या होती है। लिंग के आधार पर देखा जाए लिंग गुणसूत्र पर प्राय लिंग लक्षण वाले जीन पाए जाते हैं। देखिए लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन पाए जाते हैं। कभी कभी लिंग गुणसूत्र पर लिंग लक्षण वाले जीन के अतिरिक्त कायिक लक्षण वाले जीन भी उपस्थित हो जाते हैं, तो इन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण वाले जीन कहते हैं, तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण कहते
है। कहा जाता है इनके द्वारा हम लिंग संलग्न लक्षण वाले जीन कहते हैं तथा इनके द्वारा व्यक्त लक्षणों को जीन संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इन लक्षणों की संतानों में रोग के रूप में दर्शित होता है, रोग के रूप में प्रदर्शित होता है और यह प्रायः यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। मानव में लिंग संलग्न वंशागति प्रायः वर्णांधता तथा हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है। कहा जाता है कि मानव में जो लिंग संलग्न वंशागति होती है ये प्रायः वर्णाघात तथा हीमोफीलिया के रूप में पाया जाता है। एक किस्म होता है लिंग संलग्न या लिंग संलग्न वंशागति में होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्णांधता क्या होती है। देखिए वर्णांधता क्या होती है, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है, वहां से जाकर आप देखकर अपने कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं कि वर्णांधता क्या होती है। देखिए वर्णांधता क्या है, कलर विजन लाल हरे रंग में व्यक्ति परिवर्तन क्या था अंतर नहीं कर पाता है जिसे वर्णांधता कहा जाता है। इसे प्रोटीन कहा जाता है, इसे प्रोटीन दोष या लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब एक सामान्य व्यक्ति का विवाह एक वर्णांध स्त्री से कर दिया जाता है तो इसके संतानों में उसकी कैसी रेखा बनती है। देखिए सामान्य पुरुष वर्णांध स्त्री में इसकी देखा जाता है तो ये मादा होती है, ये नर होता है, ये कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए वर्णांधता के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो एकदम अच्छे से समझा गया है, उसमें आपके थियरी मतलब उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं पूरे के पूरे समझा गया। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें स्पष्ट रूप से समझा गया कि किस प्रकार से उसमें कलर विजन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, हीमोफीलिया क्या है। यह रोग सर्वप्रथम यूरोप के महारानी विक्टोरिया को हुआ था जो एक रक्त संबंधी रोग है। इसमें रोगी व्यक्ति को चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होता है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को रक्त का थक्का बनने वाले प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन 8 व XN प्राय जीन उत्परिवर्तन के कारण अनुपस्थित हो जाता है। यह रोग प्राय पुरुषों में ही पाया जाता है, इसे रक्तस्राव रोग भी कहा जाता है। हीमोफीलिया कहा जाता है, इसमें व्यक्ति के क्या जाता है चोट लग जाने के बाद व्यक्ति के रक्त का नियंत्रण नहीं कर सकता है जिसे हीमोफीलिया कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मनुष्य में मेंडलीव विकार क्या जाता है। मेंडलीव का विकार क्या क्या है, मेंडलीव विकार कौन कौन से देखिए वे विकार या रोग जो एकल जीव के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम मेंडलीय विकार कहते हैं या रोग कहते हैं, जैसे थैलेमिया, हीमोफीलिया, वर्णांधता इत्यादि। अब थैलेमिया क्या होता है, यह रक्त संबंधी दोष मुक्त रोग होता है जिसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है और शरीर दुर्बल हो जाता है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के आरबीसी का निर्माण केवल 20 दिन में ही होता है। कहा जाता है कि थैलीसीमिया के रोग में सिंपल से देखिए कहा जाता है कि यह रोग कैसे रक्त संबंधी रोग हो जाता है जिसमें व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। कहा जाता है कि जैसे थैलीसीमिया रोग हो जाता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है तो इससे शरीर दुर्बल हो जाती है और हमेशा किसी न किसी रोग से ग्रसित रहता है। सामान्य व्यक्ति में आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन तक होता है, 100 से 120 दिन तक होता है। रक्त के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में एकदम अच्छी प्रकार से समझाते हुए वीडियो अपलोड किया गया जहां से आप लोग पूरे रक्त क्या होता है, रक्त का निर्माण क्या होता है, रक्त से होने वाले कैंसर क्या हो जाते हैं, सबके सब उसमें समझाया गया। उसको प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की आरबीसी का जीवन काल केवल 20 दिन हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि सामान्य रूप से 100 से 120 दिन होता है, लेकिन थैलेसीमिया नामक रोग हो जाने के कारण इस व्यक्ति के रक्त के जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना हो जाता है, 20 दिन हो जाता है। रक्त के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो एकदम अच्छे से समझाते हुए वीडियो अपलोड किया गया, वहां से जाकर आप लोग देखकर कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट के मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या होते हैं, कौन कौन से देखिए अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग न हो जाने के कारण गुणसूत्रों की संख्या कुछ कम या अधिक हो जाती है जिससे होने वाले संतान में यह एक रोग के रूप में उत्पन्न होता है जिसे हम गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और कौन सा होता है देखिए टर्नर सिंड्रोम तथा
क्लाइडेन-फिल्टर सिंड्रोम, इन सभी के ऊपर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर स्पष्ट रूप से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को भरसक प्रयास करेंगे समझाने का, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मचा रहा है तो आपके प्लेलिस्ट में इसके सभी के ऊपर आपके वीडियो अपलोड किया गया है, जाके वहाँ से आप लोग क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के 21वीं गुणसूत्र के दो के बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते तो इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ये एकाधिकृत होते हैं, इसे मंगोलिया जड़ता है, ये कहा जाता है कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पर कितनी जाती है, 47 हो जाती है, तथा इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु 16 से 17 अवस्था के बाल्यावस्था में कहा जाता है इसकी मृत्यु जाती है। कहा जाता है कि इनकी गर्दन मोटी, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी इत्यादि डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। कहा जाता है कि जब गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह पर कितनी 47 हो जाती है तो उसे कहा जाता है कि डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम, जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र दो की जगह XX या XY में एक एक्स और हो जाता है तो इसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये एकल पुत्री अर्थात या मोनोसोमिक होता है। इसमें गुणसूत्र 45 देखिए, कहा जाता है कि इसमें एक गुणसूत्र की मात्रा क्या जाता है कम हो जाती है। ऐसे 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें कितने एक कम हो जाता है, इसे कहा जाता है कि 45 गुणसूत्र होते हैं। इनका स्तन चपटा होता है, अंडाशय अनुपस्थित होता है, जैसे कहा जाता है कि मासिक धर्म नहीं पाया जाता। ऐसे लक्षण कहा जाता है कि इसमें कॉमन जेंडर वाले होते हैं, जिसे कि टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसे हो जाती है, मतलब एक कम हो जाता है, 46 से एक कम हो जाता है, जिसे 45 कहा जाता है। ये टर्नर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम देखिए के ऊपर प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जहां से आप देखकर कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 क्या जाता है, ऐसे दो गुणसूत्र थे लेकिन इसमें 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं तो इसे हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें गुणसूत्र शुक्राणु नहीं बनते हैं। कहा जाता है कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में शुक्राणु नहीं बनते हैं, ये नर नपुंसक हो जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें नर नपुंसक हो जाते हैं, अच्छा, तथा उसमें जन क्षमता नहीं पाई जाती। इस प्रकार से आज आप लोगों का पूरा आनुवंशिकता में पूरा का पूरा चैप्टर कवर होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, गुड बाय, बाय बाय।